हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लान स्टडी पॉइंट। आज अपन करेंगे क्लास 10th चैप्टर जो थर्ड है उसका वो वाला, जिसका नाम तो आपको पता ही है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो करते हैं इसको स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मेटल्स के बारे में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज गिवन की हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर समझते हो, मतलब जैसे आप कोई भी स्टील वगैरह के बर्तन देखते हो तो वो एक ब्राइटनेस देते हैं, मतलब दूर से चमक करते हैं, है ना। तो यही होती है उसकी लस्टर प्रॉपर्टी। जैसे सोने के झुमके किसी ने कानों में पहन रखे हैं, है ना, तो वो है आपको दूर से चमकता हुआ नजर आता है। तो यही होती है मेटल की प्रॉपर्टी लस्टर। मेटल हैव शाइनी सरफेस, एग्जाम्पल जैसे गोल्ड सिल्वर लिया है। नेक्स्ट है हार्डनेस। जैसे आप देखते हो कि आयरन है, लोहा, जो कि आपको पता है कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये मेटल्स हार्ड होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, जैसे आयरन को ऊपर दिया। लेकिन आपके एग्जाम में ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे एक्सेप्शनल केस बताओ जो हार्ड नहीं है और मेटल भी है। तो ऐसा होगा सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम। ये 1 मार्क्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो इसको अलग से लर्न कर लेना। वहीं स्टेट की बात करें तो हमेशा मेटल सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। किस में करता है? सॉलिड स्टेट में। लेकिन इन सभी के बावजूद भी एक इसका एक्सेप्शनल केस होता है, मरकरी। कौन होता है? मरकरी, जो कि आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है। मरकरी आपके घरों में देखी होगी, ज्यादातर CFL वगैरह के अंदर फिल करके रखते हैं, वो वाली। ओके, आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। मेलाबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी मतलब यही है कि इसको पीट पीट कर इतना पीटा जाता है कि लंबी इसकी एक चादर बन जाती है। क्या बन जाती है? चादर, मतलब एक सीट बन जाती है। तो यही होती है इसकी मेलाबिलिटी प्रॉपर्टीज। मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स में कन्वर्ट होना ही होता है मेलाबिलिटी। गोल्ड और सिल्वर सबसे बेस्ट क्वालिटी के मेलाबल मेटल्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि किसी वायर को किसी मेटल को खींच के आप वायर बना दो, है ना। मैं उल्टा बोल गया। तो किसी भी मेटल को खींचो आप, मतलब मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। अगर आप उसको खींचकर एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, देन ये प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। देखो तीनों चारों नेम एक जैसे से हैं, डक्टिलिटी, मेलाबिलिटी। ओके, तो नेक्स्ट है कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर सबसे बेस्ट और कॉपर सबसे बेस्ट क्वालिटी की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर माने जाते हैं। वहीं अगर इनकी डेंसिटी की बात करें तो ये मेटल हैव हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में है आपके सोनारस। अगर यहां पे अगर थोड़ा सा बैक करके देखें तो ये थोड़ा नोट कर लेना अलग से कि सोडियम, पोटासियम और लिथियम जो तीनों के तीनों सॉलिड नहीं थे, उनकी डेंसिटी लो होती है। ओके, जिस वजह से वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। वहीं फिजिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट है सोनारस, मतलब किसी भी मेटल पे जब स्ट्राइक करेंगे, उनको पीटेंगे, देन वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे आपके स्कूल के अंदर बेल लगी होती है लोहे की, है ना। अब तो इलेक्ट्रिक चलने लग गई, पहले आयरन बेल होती थी, या फिर आज भी जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे देखने को मिल सकती हैं ये। तो ये होता है सोनरस प्रॉपर्टी की वजह से। नेक्स्ट ऑक्साइड्स। हमेशा याद रखना मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। नाउ नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अब करते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। किसकी करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल शाइनी सरफेस नहीं होते, सिर्फ एक इसका एक्सेप्शनल केस है कि आयोडीन ही होता है। ओके, जो कि नॉन मेटल है बट शाइनी करता है। ऐसे ही हार्डनेस, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। सिर्फ एक इसका भी एक्सेप्शनल केस है डायमंड, जो कि आपको हार्ड मिलेगा जबकि है वो नॉन मेटल। वहीं स्टेट की बात करें तो ये मोस्टली सॉलिड और गैस स्टेट में मिलता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है ब्रोमाइन, जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये एक्सेप्शनल केस आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इनको अलग से सेपरेट नोट करके लर्न कर लेना। नेक्स्ट है मेलाबिलिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होते हैं। ये मतलब पीट पीट के थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते अपन इनको। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखें
तो अपनी है डक्टिलिटी, तो ये नॉन डक्टाइल होते हैं, इसका वायर नहीं बना सकते। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसके भी पुअर कंडक्टर होते हैं। इसका एक्सेप्शनल केस जरूर है कि ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वहीं डेंसिटी इसकी लो होती है, जबकि अपन मेटल की बात करें तो वहाँ हाई होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सोनरस। सोनरस में बात करें तो इनको स्ट्राइक करने पे ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, डोंट साउंड प्रोड्यूस। जैसे वो वहाँ बताया था ना कि स्कूल के अंदर जो बेल होती है, रिंग करती है वो आयरन वाली, तो मेटल की प्रॉपर्टी थी सोनरस, जबकि नॉन मेटल ऐसा नहीं करता। वहीं ऑक्साइड्स नेचर की बात करें तो नॉन मेटल एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक। और जबकि मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के थे? बेसिक नेचर के। ओके, ये डिफरेंस और वैसे भी याद कर सकते हो आप। नाउ आगे चलते हैं। आगे आपको बता रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब। तो सबसे पहले जब आप किसी मेटल को एयर के साथ रिएक्ट कराओगे देन मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे यहाँ पर मेटल के लिए एग्जांपल लिया, कॉपर ले लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये तो रहा आपका कॉपर, तो मेटल, और ये है ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड बन गया। सिमिलरली एल्यूमिनियम ले लिया, ये आपका मेटल और ये ऑक्सीजन है, तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, तो ये भी मेटल ऑक्साइड हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये थोड़ा अलग से पॉइंट नोट कर लेना जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो आपकी प्रॉपर्टीज है फर्स्ट कि सोडियम और पोटासियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर। मतलब सोडियम और पोटासियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ काफ़ी हाईली रिएक्ट करते हैं, जो ईजिली फायर कैच कर लेते हैं, मतलब आग को जल्दी पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको केरोसिन ऑयल के अंदर डाल के रखा जाता है। मतलब केरोसिन ऑयल जहाँ होता है ना वहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाता है ताकि ये सेव रह सकें, क्योंकि ऑक्सीजन से फास्ट रिएक्ट करते हैं। वहीं सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। मतलब जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड का जो ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर ऑक्साइड अपनी लेयरिंग कर लेता है और उसको ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है। फिर है आयरन डज नॉट बर्न। आपने देखा कि लोहा कभी भी जलता नहीं है ऑन हीटिंग, उसको जलाएं तो, लेकिन वहीं आयरन फिलिंग बर्न्स, अगर वहीं पर उसका बुरादा, आयरन का बुरादा अगर बर्न करोगे तो फास्ट जलेगा। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस या फिर एक मतलब सरप्राइज केस मान के चलो, आप इसको अलग से याद रखना। नेक्स्ट है कॉपर डज नॉट बर्न। कॉपर कभी भी बर्न नहीं होता बट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, लेकिन उसके साथ में ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लैक कलर की उसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है ये आपका गोल्ड और सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल समझो कि जैसे ये मेटल है और ये ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड को जब आपने एसिड से रिएक्ट कराया देन आपका साल्ट बना और वाटर बनाया। वहीं ये मेटल है और ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड है और इसकी जगह एसिड की जगह अपने शिफ्ट कर दिया बेस, देन तब भी अपना साल्ट और वाटर ही बन रहा है। मतलब मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराएं भले ही बेस से रिएक्ट कराएं देन हमेशा साल्ट और वाटर ही बनता है, और ये बने तब इस टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक क्या होता है पता लग गया ना, कि किसी भी मेटल ऑक्साइड को आप एसिड से करवाओ भले ही बेस से रिएक्ट कराओ, हमेशा साल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस होगा, और यही होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नाउ नेक्स्ट करके देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो इस प्रॉपर्टीज के अंदर अपने को बताया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि अगर आपने कोई मेटल लिया और पानी के साथ रिएक्शन कराया तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बन सकता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऐसे ही मेटल ऑक्साइड को पानी से करवाएं, यहाँ देखो ये मेटल है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, देन वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जैसे Na लिया, ये तो हो गया आपका मेटल, H2 लिया ये होगा वाटर, तो मेटल ऑक्साइड बनना चाहिए, तो ये मेटल ऑक्साइड बन गया NaOH या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। सिमिलरली ऐसे ही मेटल को किया पानी के साथ रिएक्ट, देन मेटल हाइड्रोक्साइड और वाटर। ऐसे ही आयरन को जब पानी से किया देन फेरिक ऑक्साइड बना, मतलब मेटल ऑक्साइड बन गया इस बार, और हाइड्रोजन गैस।
नाउ ऐसे ही नेक्स्ट बता रहा है ये कि अगर डिफरेंट मेटल आपके रिएक्ट करें वाटर के साथ तो क्या फॉर्म होता है। कह रहा है कि जब सोडियम को, पोटासियम को और कैल्शियम को रिएक्ट कराएं विद कोल्ड वाटर, याद रखना कि हमेशा कोल्ड वाटर में ही रिएक्शन शो करते हैं। वहीं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है हमेशा स्टेम के साथ रिएक्शन शो करेंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, और गर्म पानी के साथ हमेशा कौन करेगा, मैग्नीशियम। और कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, हमेशा तैरते रहते हैं एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक ऑन देयर सरफेस, सरफेस के ऊपर। ये है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये कभी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये वाले पॉइंट्स आपके काफ़ी बार एक्टिविटी में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, तो इनको डायरेक्ट लर्न कर लेना कि किसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसके अंदर आपको कहा है कि रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड। तो ये मेटल है, ये डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मैंने पिछले उसमें बताया था, एक तो होता है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ पर डाइल्यूट एसिड को जब मेटल से रिएक्ट कराएंगे देन साल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। मतलब ये मेटल, ये Fe मेटल हो गया, डाइल्यूट एसिड ये HCl ले लिया, देन साल्ट बना, इसका Cl इसके साथ कंबाइन हो गया FeCl2 और हाइड्रोजन गैस ये आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल एल्यूमिनियम और डाइल्यूट एसिड का लिया है, जिसके अंदर साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनी है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 जो है इसमें बोल रहा है अपने को कि अगर अपन किसी मेटल को सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स में डाल दें तो क्या होगा। मेटल A है और सॉल्ट सॉल्यूशन B है, जैसे मतलब आयरन है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। मतलब ऐसा मान के चलो कि ये कंटेनर है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और आयरन आपने इसमें ड्रॉप कर दिया, देन ये जो कॉपर सल्फेट है ये आके आयरन के साथ में जुड़ जाएगा और कॉपर को अकेला कर देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देगा एक तरीके से बोल दें तो। लेकिन ये कौन किसको यहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको नहीं, इसको सीखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर, जो कि है नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर आपको कहा है रिएक्टिविटी सीरीज, जो ये टेबल में दे रखा है यहाँ पे, पोटासियम सबसे हाई रिएक्ट होता है, उससे सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इनका अरेंजिंग ऑर्डर है। मतलब मान लो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ CuSO4, ओके, सॉरी ऐसे नहीं, इसको मैं थोड़ा इरेज करके लिख देता हूँ, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ। Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। यहाँ लिखा मान लो मैंने Cu प्लस FeSO4 इक्वल्स टू Fe अकेला और CuSO4। इन दोनों में से एक रिएक्शन रॉन्ग है, कौन सी है देखो। यहाँ पर अगर देखें कॉपर जो है इसके जस्ट जो ऊपर जितने कुछ होते हैं मेटल्स, वो सारे के सारे दूसरों को डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब ये आयरन कॉपर को भगा सकता है, ये रिएक्शन सही है। जबकि आयरन यहाँ पर है और कॉपर इसके नीचे है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये वाली रिएक्शन गलत होगी। तो इसका यूज करना सीखें। वहीं इस पूरे टेबल की बात करें तो हाइड्रोजन इस टेबल के अंदर नॉन मेटल है, ओके। नीचे से ऊपर की तरफ ये लिस्ट रिएक्टिविटी दे रखी है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है यहाँ पे, पोटासियम, उससे कम सोडियम, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, कि आपस में रिएक्शन करवाएं मेटल की और नॉन मेटल की, देन क्या क्या होगा। तो सबसे पहले कहा है कि आप सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीट फील्ड वैलेंसी सेल, कि उसकी वैलेंसी सेल करें। जैसे 11 पे आता है तो पहले 2 आ जाएंगे, अगले में 8 और नेक्स्ट वाले में 1। ये आप 9th क्लास में सीख चुके हो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। वहीं अगर एक रिमूव कर रहा है तो ये हमेशा केटाइन फॉर्म करेगा। और अगर मान लो क्लोरीन ले लें जिसका होता है 2, 8 और 7, तो ये -1 लेगा तो ये एनाइन फॉर्म करेगा। सिमिलरली आपस में जब भी कोई मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफर करेंगे, तब आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। अब इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज के ऊपर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तो इसके लिए Na जो है ये आता है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये आता है आपका 2, 8 और 1 पे। तो एक रिमूव कर रहा है तो मैंने लिखा Na+1 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। वहीं क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है ये आता है 2,
8 और 7, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, देन ये आ जाएगा क्लोरीन नेगेटिव और 2 8 8। अब इसका अगर अपन फॉर्मेशन करके देखें डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा सोडियम जिसके ऊपर एक डॉट कर देते हैं प्लस क्लोराइन, तो इसके अंदर 7 तो पहले से थे 7 क्रॉस, ये देखो ना, ये जो यहाँ पर होता है वो वाला अपने को करना होता है, तो एक यहाँ पे खाली पड़ा है तो ये मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, देन ये बन जाएगा NaCl। ओके, इस तरीके से इसका डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेकर दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैंने ले लिया Mg जिसका होता है 282, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो ये आ जाएगा Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। सिमिलरली मैं यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन ले लेता हूँ तो जिसका होता है 2 और 6, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा O जिसमें आ जाएगा आपका 2 और 8। अगर इसका अपन करें तो यहाँ पर Mg के ऊपर 2 डॉट हैं प्लस ऑक्सीजन के ऊपर ये यहाँ पे 6 थे तो 6 क्रॉस लगा दो। अब ये इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा और ये इस जगह को, देन इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा MgO, यहाँ पे 6 क्रॉस और 2 डॉट, ये होता है इसका डॉट स्ट्रक्चर। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अच्छे से क्लियर हो रहा है तो आप इसका मेरे को करके दिखाओ Al2O3 का किस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर होगा और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो आपने अभी आयनिक कंपाउंड पढ़े हैं कि मेटल और नॉन मेटल मिलके ये करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं नेचर में। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बाकी कैरोसिन में पेट्रोल में कभी भी ये सॉल्युबल नहीं होते। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये मोल्टन स्टेट में होते हैं बट सॉलिड स्टेट के अंदर कभी भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे। अब बात आती है ऑक्यूरेंसी की कि इनको मेटल को अपन धरती से निकालते कैसे हैं, कैसे इनको बाहर निकालते हैं वो सब। तो यहाँ पर इनको सीखने के लिए अपन 3-4 पॉइंट्स देखेंगे। पहला होगा मिनरल्स, दूसरा होगा आपका और नेक्स्ट होगा गैंग। मिनरल्स द एलिमेंट और कंपाउंड विच ओकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, धरती से जो सीधे के सीधे आते हैं उनको मिनरल्स कहा जाता है। उसके अंदर जो प्योर सब्सटेंस की क्वांटिटी उसको और बोल देंगे और जो इम्प्योर क्वांटिटी उसको गैंग बोल देंगे। मतलब मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, ज़्यादातर उनके अंदर मिनरल्स में मेटल ही मिलते हैं। एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एग्जैक्टेड फ्रॉम इट सच मिनरल्स कॉल्ड और। वो मिनरल्स जिनको मतलब अपन सेल वेल करके या फिर किसी इंडस्ट्री में यूज में लें जिससे अपने को प्रॉफिट हो, वो एक तरीके से और हैं जो यूजेबल होते हैं। और आर यूजली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, मतलब और के साथ में अर्थ से क्या होता है काफ़ी बार इम्प्योरिटीज भी बाहर निकलती है मिनरल्स की फॉर्म में, तो उसे कह देते हैं गैंग। जैसे सॉइल है, सैंड है, ये सब। अब और को एग्जैक्ट करने के क्या क्या प्रोसेस हैं वो देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज के ऊपर कि किस तरीके से उसको अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में रहेगा इंचरिचमेंट ऑफ और, जिसके अंदर और गैंग बनेंगे। फिर एक्सक्रेशंस करेंगे मेटल का और फिर रिफाइन कर देंगे जिससे ये अपने को प्योर मिल जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर अपने को क्या करना है। नाउ सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट में बताया है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम और से जो गैंग रिमूव करने का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं इंचरिचमेंट ऑफ और। इसको करने के 4 प्रोसेस हैं। फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोशन और केमिकल सेपरेशन या लीचिंग भी बोलते हैं जिसको। तो ये 4 प्रोसेस के थ्रू आप ओर्स को प्योर कर सकते हो, मिनरल्स के अंदर से गैंग को अलग कर सकते हो। ओके, तो अपन चारों को देखते हैं बारी बारी से नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग। फर्स्ट कौन सा है? हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो इसके अंदर क्या करना होता है, इन दिस प्रोसेस क्रेस्ट और वॉश्ड बाय वाटर स्टीम, मतलब यहाँ पे आप और को डाल दोगे और इधर से फास्ट स्पीड में पानी दोगे तो पानी इसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो कुछ एक और यहाँ रह जाएगा, कुछ एक आगे चला जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से होता लास्ट टाइम पानी सिर्फ अपना अच्छा जाएगा। यहाँ जो ये ऐड हो जाएगा इनको बाद में अपन सेपरेट कर लेंगे। तो ये होता है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग, मतलब पानी के थ्रू इसको वॉश किया जाता है। इसको दूसरा नाम ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। ओके, इसके अंदर और जो है टिन और लेड को यूज किया जाता है और वहीं पे गोल्ड को रिफाइन करने में भी इसकी हेल्प ली जाती है। ये था हाइड्रोलिक वॉशिंग।
नाउ नेक्स्ट, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर आप अपना मिनरल्स डाल दोगे, जो भी इम्प्योरिटीज वाली, मतलब उसके अंदर और प्लस गैंग दोनों होते हैं। तो अब यहाँ पर ये व्हील्स दिए होते हैं, मैग्नेटिक व्हील होते हैं ये दोनों। अब ये टर्न करेंगे, घूमेंगे घूमेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ पर जब आपका मेटल आएगा तो इसको अट्रैक्ट करके व्हील यहीं पे गिरा देंगे, और जो गैंग पार्टिकल, जो इम्प्योरिटीज है, वो आगे जाके अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से सेपरेशन किया जाता है मैग्नेट के थ्रू, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके थ्रू आप मैग्नेटाइट, क्रोमोटाइट और मैग्नीज, इन तीनों को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कि मैग्नेटाइट जो है उसको सेपरेट करने का मेथड बताइए, तब आप ये मेथड बताओगे, इसका डायग्राम ये होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन, ये क्या होता है। नाउ इसके लिए है, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक तो है आपका हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। फोबिक है ये पानी से फोबिया होता है, इसको डर लगता है पानी से। तो मतलब यहां पर अपन इम्प्योरिटीज मिनरल्स प्लस ऐड करेंगे वाटर के साथ, देन पानी के अंदर तो इम्प्योरिटीज जाके जमा हो जाएंगी नीचे, और बाकी जो हाइड्रोफोबिक वो ऊपर उठ जाएगा, तो उसको अपन अलग सेपरेट कर लेंगे। जैसे पाइन ऑयल और वाटर का यहाँ पर अलग सेपरेशन बताया। इसका एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड है। जनरली इस ओर को सल्फाइड मेथड से ही श्योर किया जाता है। हाइड्रोफोबिक जो होगा वो अपना ओर पार्ट होगा, और हाइड्रोफिलिक होगा गैंग पार्ट। तो इसके अंदर इस मेथड का यूज लिया जाता है, क्योंकि पानी के अंदर जाके इम्प्योरिटीज या नीचे जमा हो जाएंगी, और बाकी जो ऊपर पार्ट उठ जाएगा वो हो जाएगा, और उसको अलग से सेपरेट कर लेंगे। ये था फ्रोथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट करते हैं केमिकल रिफाइनिंग या फिर लीचिंग मेथड। ठीक है, जिसके अंदर इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सोल्यूबल एंड गैंग आर इनसोल्यूबल। ये सोल्यूबल होते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं। इनको क्या करते हैं, लीचिंग इज डन इन द प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर इसको प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। जैसे इसमें जिंक सल्फाइड लिया, ऑक्सीजन गैस दी और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, देन ये जो जिंक है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड हो गया, ZnSO4 बन गया, और अलग से पानी निकल गया और सल्फर अलग गैस निकाल दी। तो इस तरीके से अपन किसी भी ओर को चारों प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट करके देखते हैं एग्जैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी एक्टिव सीरीज के अंदर नीचे की तरफ हो तो उसको कैसे करें। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा है कि दीज मेटल आर नॉन रिएक्टिव, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनको कैसे एग्जैक्ट करें। तो उसके लिए मेथड है, जैसे मर्क्यूरी है एग्जैक्टेड फ्रॉम सिनाबार, जैसे इसका एग्जांपल है HGS एग्जैक्ट करने के लिए। तो HGS को पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, देन ये ऑक्सीजन टूट के इसके साथ आ गया मर्करी के साथ, और एक सल्फर के साथ चला गया। अगेन फिर इसको हीट किया, देन Hg अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही कॉपर सल्फाइड जो, इसको भी ऑब्टेन कर सकते हैं। पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, देन दोनों पार्टों में ऑक्सीजन एक बार तो कॉपर के साथ आ गया और एक सल्फर के साथ। फिर इस कॉपर ऑक्साइड को अगेन हीट कर देंगे दूसरा पार्टिकल लाके, देन कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, और ये कॉपर अपने को अकेला मिल जाएगा। तो ये मोस्टली प्रोसेस जो यूज में ले जाती है केमिकल रिएक्शन, ये आपके लो रिएक्टिव वालों के साथ में ही यूज में ली जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जिसके अंदर है एग्जैक्टिंग मेटल्स मिडल इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो बीच में आते हैं उनके लिए कैसे, जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, इनको कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दीज मेटल यूजली प्रेजेंट एज सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है, मतलब या तो ये ZnS की फॉर्म में मिलेगा या ZnO की फॉर्म में। तो इसको सेपरेट कैसे किया जाए। तो सल्फाइड फॉर्म वाले के लिए क्या करते हैं कि द सल्फाइड और कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट कर देते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड था, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने हीट कर दिया, देन ZnO बन जाएगा और SO2, और फिर इसके बाद ZnO को अगेन हीट कर देंगे, देन ये अलग हो जाएगा ZnO प्लस O2 जो भी है। ओके, ऐसे ही मेटल कार्बोनेट्स जो और होते हैं, इनको करने के लिए एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम है कैल्सिनेशन। क्या नाम है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि कार्बोनेट्स और आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एब्सेंस या लिमिटेड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन इसको काफी लिमिट में दिया जाता है। देखो CO3 लगा, इसका मतलब कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज में लिया है। अब इसको हीट किया, वो भी लिमिटेड ऑक्सीजन में, तब ZnO बना और CO2 बन गया। और फिर उसके बाद में मेटल ऑक्साइड को अपन रोस्टिंग प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ओके, तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स
जो और का था ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल के साथ देखें तो ये कह रहा है कि रिडक्शन वी यूजेज सम रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज में लेते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इनके साथ भी यूज में ले सकते हैं। जैसे मान लो ZNO है, इसको अपन फ्री करना है तो कार्बन ले लिया यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये इस कार्बन ऑक्सीजन को ले चलेगा अपने साथ और जिंक को सिंगल कर देगा। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है। वहीं अगर अपन रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपरी हिस्से की बात करें जहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जैसे पोटासियम सबसे रिएक्टिव था, सोडियम था, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको करने का सबसे बेस्ट मेथड है ये जो इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रोसेस जो होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं जिसके अंदर आपको कैथोड और एनोड दो रोड दी जाती हैं। एनोड के ऊपर पॉजिटिव आयन शिफ्ट हो जाते हैं और नेगेटिव कैथोड के ऊपर पॉजिटिव आयन शिफ्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव पे ये जो नेगेटिव वाले हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं एनोड पे। तो इसके अंदर मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, मेटल जो है वो डिपॉजिट होगा कहाँ पर, कैथोड पे, और क्लोराइन लिमिटेड एट एनोड, वो इस पे एनोड पे चला जाता है। और उसके बाद में लास्ट स्टेप आता है स्टेप नंबर 3, जिसके अंदर आपको बताया रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इसको अब अपन किस तरीके से रिफाइन करेंगे। वेन करंट पास थ्रू इट इम्प्योर मेटल्स डिजोल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, जब आप इसको करंट दोगे, जब यहाँ से आप करंट दोगे देन ये डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रोकन होना स्टार्ट हो जाएगा। और एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिट एट कैथोड, और वो जाके कैथोड पे जमा हो जाएगी। और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो जाके आपके पेंदे में यहाँ पर बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगी, जिसे अपन इम्प्योरिटीज कहेंगे या फिर इसको एनोड मड भी बोलते हैं। मतलब एनोड के नीचे आके जो कचरा जमा हो गया उसे एनोड मड कहा गया है। ओके, तो इस तरीके से भी ये मेथड यूज में लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पर एनोड कैथोड ये हो चुका है। कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन कि द सरफेस ऑफ सम मेटल कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम, दिस कॉल्ड कोरोजन। मतलब कि कोई भी मेटल्स जैसे आयरन है ये लॉन्ग टाइम तक एयर के मॉइस्ट के कांटेक्ट में आएगा, देन वो वहाँ से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसे कोरोजन कहा जाता है। सिल्वर जब कोरोइड होता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है। कॉपर अगर रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता है देन ये ग्रीन कलर का हो जाता है। आयरन की बात करें तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है, और आयरन में जो ब्राउन कलर आता है इसको बोलते हैं रस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इस कोरोजन से अपन इसको प्रिवेंट कैसे करें। लास्ट क्या है कि कोरोजन से इन सभी को अपन प्रिवेंट कैसे करें। तो द कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, पेंट करके कर सकते हैं, ऑयलिंग तेल लगा के कर सकते हैं, ग्रीसिंग ग्रेस लगा के कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक सल्फाइड की लेयरिंग करके कर सकते हैं, क्रोम प्लांटिंग भी कर सकते हैं, एंडोजिंग, ये खूब सारे मेथड हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। तो उनके थ्रू भी अपन कोरोजन से इनको फ्री कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन जो मेथड है इसके अंदर स्टील आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग, इसके ऊपर जिंक की लेयर की जाती है जिससे ये कोरोजन फ्री हो सकता है। इसके अलावा एक टॉपिक होता है आपके अलॉय। अलॉय जो है ये मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का या नॉन मेटल्स का। जैसे आयरन है, इसके अंदर आयरन है प्लस में 0.05% कार्बन का भी मिक्सचर होता है। ऐसे ही जो स्टील, इसमें आयरन, निकल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है। ब्रास जिसको आप कॉपर और जिंक के मिक्सचर बोलेंगे। ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है। ओके, तो यहां से 1 मार्क्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि ब्रास किसका मिक्सचर है, ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है, तब आप यहां से डायरेक्ट अगर याद है तो बता दोगे। आई होप जो इस चैप्टर में मैंने बताया है ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।